नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कृषि एवं पशुपालन से जुड़े संभावित प्रश्न जो बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जो है का संबंध दुग्ध उत्पादन की प्रगति से है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो जनक पूछा जाएगा तो आपका हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इसे जो है श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। कृषि का वह पद्धति जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन यानी कि केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित न रहे या डेयरी उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। इस प्रकार फसलोत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो वह मिश्रित कृषि की श्रेणी में आ जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरती। भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह भैंस प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती है। तो दो नस्ल पाए जाते हैं गुजरात में, एक सुरती नस्ल और एक गिर नस्ल की भैंस है। अगला क्वेश्चन आपका, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी में। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उधमपुर जिले वर्तमान में उत्तराखंड में है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही में था आपका। और वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1960 में की गई थी। नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसका। अगला क्वेश्चन आपका, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके। पशुओं के चारे की गुणवत्ता में वृद्धि तथा इसमें पोषक तत्वों में वृद्धि करने के पश्चात चारे की मात्रा कम होने पर भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल रबी फसल के लिए। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा वह रबी फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में वर्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भेड़ पालन से। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कताई जैसी गतिविधियां वह भेड़ पालन से संबंधित हैं। भेड़ें जो है मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सही है आपका। और बी है, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। तो जो है ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी ये भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य फसलें हैं जो भोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है, परंतु इनमें से कुछ तिलहन के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी कि श्रृंगार के सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तिल जो है यह उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी जो है यह खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल है।
अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, यदि खाद्यान्नों को का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14% से कम नहीं होना चाहिए। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जानते ही होंगे आप लोग, इसका मुख्यालय है इटली के रोम में। अपने मानकों के अनुसार खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षित आर्द्रता निश्चित की है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील से। रबड़ जो है अमेजन बेसिन जो कि ब्राज़ील में है, जंगली रूप में उगाने वाले हेबिया ब्राजीलियंसिस वृक्ष के दूध को जमाकर प्राप्त किया जाता है और इसके बीज वर्ष 1876 में पारा जो कि ब्राज़ील से भारत में लाए गए और 1895 ईस्वी में दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढालों पर इसे लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरेबिका। भारत में कहवा की 2 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एक अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। यहाँ उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म अरेबिका है और अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथियोपिया देश का पौधा है। अगला क्वेश्चन आपका कि मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी कि मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा जो है वह अत्यधिक होती है। और बी है ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। तो दोनों आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ज्वार बाजरा और रागी ये भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। यद्यपि जो है इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है वह अत्यधिक होती है। उदाहरण के रूप में जो है रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है वह सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूँ। खरीफ फसलों के अंतर्गत आपका चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि जो है, जबकि रबी फसलों के अंतर्गत आपका गेहूं आता है, चना आ जाएगा, जौ, सरसों, अलसी, ये सभी जो है फसलें आती हैं। खरीफ फसलों के लिए उष्णकटिबंधीय एवं रबी फसलों के लिए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु लाभकारी होता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। खरीफ की कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो ये गेहूँ जो है ये रबी की फसल है, बाकी सभी खरीफ की फसल हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है स्थित है। यह केले के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, फसल सुधार एवं फसल संरक्षण पर कार्य करता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य जो है वह आपका केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है, जबकि बड़ी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार उड़ीसा राज्य जो है इलायची का उत्पादन यहाँ नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपका, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा। गेहूं के उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय सामान्य वर्षा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान तथा फसल पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकंद। अदरक यानी कि गिंजर जिसे कहा जाता है का तना जो मिट्टी में उगता है तथा खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, खरीफ की फसल बोई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल जो है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। चावल हो गया आपका, इसके खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। ज्वार आता है, मक्का, कपास, मूंग आदि जो है प्रमुख खरीफ की फसल हैं। इसकी अवधि जो होती है वह जून से अक्टूबर की होती है, यानी कि जून में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मक्का जो है एक प्रमुख नकदी फसल है जो कि वर्ष भर बोई जाती है, जबकि गेहूं जो है वह शीतोष्ण जलवायु की फसल है तथा उड़द जो है वह शुष्क जलवायु की फसल है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो वह है मक्का। अगला क्वेश्चन आपका कि वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका रबी। वर्षा ऋतु के बाद जो आता है वह आपका शीत ऋतु आएगा। तो शीतकाल के प्रारंभ में अक्टूबर से यानी दिसंबर तक रबी की फसल जो है बोई जाती है। इसमें आपका आता है गेहूँ, मसूर, सरसों, ये सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी कृषि की शुरुआत वह बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियाँ के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती हैं। और अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मालाबार तट। मंगलुरु से कन्याकुमारी अंतरीप तक जो है 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। नारियल, चावल, सुपारी, केला एवं गर्म मसाले यहाँ प्रमुख रूप से उगाए जाने वाली फसल है। तो आपका यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा कि निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है मालाबार तट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विभिन्न मौसमों पर दो फसल। एक फसल वर्ष में विभिन्न मौसम के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना वह अंतर फसली खेती कहलाता है आपका। अगला प्रश्न अब देखते हैं हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था और भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वह 1966-67 ईस्वी में हुआ। और भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही क्योंकि उसमें उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों, जिसमें आपका मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है कहा जाता है जिन्हें वह एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक जिन्हें कहा जाता है उन्हें नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चावल यानी कि धान की। चावल जो है देश की 3/4 आबादी का प्रमुख भोजन है। वह चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में अधिक होता है और विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। और संपूर्ण विश्व के 20% चावल का उत्पादन वह भारत में होता है। तो टोटल जो है विश्व में के उत्पादन में 20% उत्पादन जो है वह अकेले भारत करता है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिलहन के उत्पादन से। भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1986 में मानी जाती है। और वहीं गोल्डन यानी कि सुनहरी क्रांति का संबंध वह फलों या फिर शहद के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मक्का को। नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें किसानों द्वारा अपनी आय के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप में बाजारों में बेचा जाता है। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय, कॉफ़ी तथा तिलहनी फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, अलसी ये फसल को जो है शामिल किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ मक्का दिया गया है तो मक्का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा यह गेहूं की प्रजाति है। इसके अतिरिक्त गेहूं की अन्य प्रजातियां जो हैं वह है आपका लरमा रोजो 64A, सोनारा 64, राज 3077, कल्याण, सोना, अर्जुन, कुंदन,
पूसा बसंत, वसंत बहार और पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा किरण एवं पूसा गौतमी, ये सभी जो है गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन आपका काटो और जलाओ कृषि, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानांतरण खेती से। स्थानांतरणशील कृषि के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं, फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां जो है इस प्रकार के कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इसे जो है झूम कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ, गन्ना। बागानी या फिर रोपड़ कृषि बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि है, जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगाने के पश्चात कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि चाय, कहवा, नारियल, रबड़, कोको, गर्म मसाले, केला आदि जो है प्रमुख वाणिज्यिक फसल हैं। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, गन्ना जो है यह रोपड़ फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 70% से अधिक। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रफल 70% से अधिक है, जिसमें चावल, गेहूँ, चना, मटर आदि फसलें शामिल हैं। इसके अधिक उत्पादन लेने तथा कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बंजर भूमि की खेती उपयुक्त बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन अब आपका कि IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं किसकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान की। IR-20 और रत्ना यह चावल की प्रमुख किस्म है और पूर्वी भारत में 3 प्रकार की चावल की खेती होती है। एक अमन जो कि शीतकालीन फसल है, और दूसरा है आपका ओस, यह शरदकालीन फसल है, और तीसरा है बोरो, यह ग्रीष्मकालीन फसल है। तो ये IR-20 और रत्ना जो है किसकी प्रमुख किस्म हो जाएगा, तो धान का। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास को। कपास एक नकदी फसल है जिसे रुई तैयार की जाती है। महाराष्ट्र में इसे श्वेत स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसीलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी कि बोर्ड की स्थापना हुई थी किस सन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1984 में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी कि बोर्ड की स्थापना 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वह गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है आपका, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन को अपनाने से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति को लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाता है। यह मृदा क्षरण को भी कम करने में सहायक होता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि चाय का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहाड़ी ढाल पर। चाय के लिए अच्छी जल निकास वाली ढालयुक्त भूमि की आवश्यकता होती है, और चाय के उत्पादन के लिए 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और ऐसी परिस्थितियाँ केवल जो है पहाड़ी ढालों पर पाई जाती हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ इसके लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो वह पहाड़ी ढलानों पर। अगला क्वेश्चन आपका कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है।
और राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कोबाल्ट है, जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, तो वह है आपका कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन आपका कि रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह भूमध्य रेखीय फसल यानी कि ट्रॉपिकल क्रॉप है। रबड़ जो है यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। भारत में केरल रबड़ का प्रमुख उत्पादक है, जो कि संपूर्ण उत्पादन का केवल लगभग जो है 90% अकेले जो है यह उत्पादन करता है। तो ये ऑप्शन केवल यहाँ से होगा कि रबड़ जो है यह भूमध्य रेखीय फसल है। बाकी जो है बी आपको यहाँ दिया कि यह फसल के लिए 50 सेंटीमीटर कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो यह जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका कृषि एवं पशुपालन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।